हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है, हमारा कल चौहान वंश कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। अगर किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान हिस्ट्री से, तो उसमें मेवाड़ का इतिहास जरूर पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाता है। तो बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं, यानी मेवाड़ का जो क्षेत्र था, प्राचीन क्षेत्र, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले जब मेवाड़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या? उदयपुर। तो पहला जिला कौन सा हो गया? उदयपुर। दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला हो गया चित्तौड़गढ़। ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया भीलवाड़ा। और चौथे की बात करें तो चौथा है राजसमंद। यानी जो प्राचीन कालीन मेवाड़ था, जो मेवाड़ राज्य था, वो वर्तमान में कौन कौन से जिलों में फैला हुआ था? वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये चार जिले जहां पर क्या फैला हुआ था प्राचीन काल में? मेवाड़। ठीक है। आगे बात करते हैं कि मेवाड़ की जानकारी कहाँ से मिलती है, या मेवाड़ जो क्षेत्र है इसका नाम कैसे पड़ा, पहले ये क्षेत्र था वो किस में आता था। तो बात करते हैं सबसे पहले महाभारत की। महाभारत काल की। जो महाभारत काल था उसमें जो मेवाड़ का क्षेत्र था वो किसका क्षेत्र था? सीवी जनपद का। किसका? सीवी जनपद का। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका। अगर मध्यमिका की वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये स्थित है, जो नगरी क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? मध्यमिका। नगरी, नगरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मैंने आपको जब सभ्यता पढ़ा रहा था तो नगरी सभ्यता पढ़ाई थी कि नगरी सभ्यता कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कुछ दिमाग में आ रहा है नगरी सभ्यता के बारे में? अगर नगरी सभ्यता के बारे में हम देखें तो नगरी सभ्यता पहले, सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे है? बेडस नदी के किनारे। बेडस नदी, आहड़ नदी, इनका उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों तक, उदय सागर झील तक आहड़ नाम से, उसके बाद बेडस नाम से बहती है। ठीक है। आगे बात करें तो इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? 1904 में। किसने किया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता, जिसका जो उल्लेख है पाणिनि ने किसमें किया था? अपने ग्रंथ में किया था। यह पाणिनि के द्वारा उल्लेखित सभ्यता है। इसके बाद में बात करें नगरी सभ्यता के बारे में तो यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? उन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण है? उन पे क्या उत्कीर्ण है? सीवी जनपदज्य मध्यमिकाय। ठीक है, सीवी जनपदज्य मध्यमिकाय, ये उन पर उत्कीर्ण है। इसके बाद में नगरी जो चित्तौड़गढ़ सभ्यता है वहां से क्या क्या मिला है? एक मंदिर मिला और 2 शिलालेख मिले। मंदिर की बात करें तो कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। कब इसका निर्माण हुआ? द्वितीय ईसा पूर्व में। ठीक है। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। इसके बाद शिलालेख की बात करें तो कौन कौन से शिलालेख मिले थे? हाथीवाड़ा का शिलालेख और इसके अलावा कौन सा मिला था? गोसुंडी के शिलालेख। इनकी खोज किसने की थी? 1827 ईस्वी में श्यामलदास ददुवाड़िया ने। और जो गोसुंडी शिलालेख है उसको सबसे पहले पढ़ा किसने था? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। यह तो है नगरी सभ्यता की बात। ठीक है। आगे बात करें तो जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, यहाँ मेव या जो मेर जाति थी, जो मेव या मेर जाति है की अधिकता थी। क्या थी? अधिकता, यानी अधिकांशतः मेव या मेर जाति ही इस क्षेत्र में पाई जाती थी। इसके कारण इसका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया? मेदपाट। ठीक है, मेदपाट।
ये क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है मेदपाट। जब इसके हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं मेदपाट को तो क्या नाम आता है, प्रागवाट। क्या आता है, प्रागवाट। ये किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। यहां तक समझ में। कालांतर में इसका नाम क्या पड़ गया, मेवाड़। पहले क्या था, सीवी जनपद का एक हिस्सा था जिसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका। वर्तमान में मध्यमिका क्षेत्र कहाँ आता है, नगरी चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या था, मेव या मेर जाति की अधिकता थी। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मेदपाट, जो किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें या रूपांतरित करें तो ये क्या बनता है, प्रागवाट। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो इसका कालांतर में नाम क्या पड़ गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद में नाम क्या पड़ा इसका, मेवाड़। जो मेवाड़ का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या होता है, मेवो या मेरो से रक्षित प्रदेश। मेवो या मेरो से रक्षित प्रदेश। ठीक है, मेवो या मेरो से रक्षित प्रदेश। यहां तक समझ में आया मेवाड़ की बेसिक जानकारी। सबसे पहले मेवाड़ जो क्षेत्र था वर्तमान में कहाँ कहाँ फैला हुआ था, जो वर्तमान का जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, कौन कौन से जिलों में प्राचीन काल में मेवाड़ क्षेत्र फैला हुआ था। तो बात करते हैं 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये जो 4 जिले हैं वर्तमान के, इस क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, मेवाड़। इसके बाद में बात करें तो इसकी जानकारी, इसके नाम, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, कैसे पढ़े, वो सब चीजें देखते हैं। तो जो महाभारत काल था उसमें क्या था, जो मेवाड़ था वो किसका हिस्सा था, सीवी जनपद का। किसका हिस्सा था, सीवी जनपद का। इसकी जो राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी, मध्यमिका। जो मध्यमिका थी वो वर्तमान में कौन से क्षेत्र में है, नगरी क्षेत्र में। यानी जो मध्यमिका का क्षेत्र था और नगरी का क्षेत्र था वो एक ही है। नगरी कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद बात करें तो मेवाड़ में क्या था, प्राचीन काल में मेव या मेर जाति की अधिकता थी। यानी अधिकांशतः कौन सी जाति पाई जाती थी, मेव या मेर। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मेदपाट। मेदपाट क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट या रूपांतरित करते हैं तो क्या बनता है, प्रागवाट, जो किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। इसके बाद में कालांतर या फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसके बाद में क्या पड़ा इसका नाम, मेवाड़। मेवाड़ का जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है, मेवो या मेरो से रक्षित प्रदेश। यहां तक समझ में है, यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, जो मेवाड़ है उस पर कौन से वंश ने शासन किया। तो कौन से वंश ने किया, गुहिल वंश या सिसोदिया। और क्या बोल सकते हैं इसको, गुहलोत वंश या गुहदत्त वंश। ठीक है, ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि मेवाड़ के, जो मेवाड़ पर किस वंश ने शासन किया, इन चारों में से कोई सा नाम आ सकते हैं। तो चारों को आपको ध्यान में रखना है। बेसिक जानकारी समझ में आई मेवाड़ की। आगे बात करते हैं मेवाड़ के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमने देख लिया मेवाड़ की बेसिक चीजें। इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ के झंडे की बात करते हैं। मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ का झंडा कैसा था, ठीक है। मेवाड़ का झंडा कैसा था, ऐसा, इस शेप में था। बात करें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सूर्य की आकृति थी। क्या था, सूर्य की आकृति, ठीक है। इस साइड में बात करें
इस साइड में बना हुआ था क्षत्रिय योद्धा। क्या? क्षत्रिय योद्धा, जिसके हाथ में क्या थी? तलवार। क्या थी? तलवार। इस साइड की बात करें तो इस साइड में है भील सेनापति। कौन है? भील सेनापति, जिसका नाम क्या है? पुंजा जी। नाम क्या है? पुंजा जी। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में है भाला। क्या है? भाला। इसके हाथ में क्या है? भाला। क्षत्रिय योद्धा के हाथ में क्या है? तलवार। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई थी? जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तीही राखे सरकार। ठीक है, तीही राखे सरकार। झंडे के बारे में समझ में आया? झंडे की शेप कैसी थी? ऐसे। इसके ऊपर क्या बना हुआ था? एक सूर्य का चिन्ह। इसके राइट साइड की बात करें, यानी कि अपने राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या है? क्षत्रिय योद्धा का चित्र बना हुआ था, जिसके हाथ में क्या थी? तलवार। आपने जब लेफ्ट साइड की बात करें तो इस साइड में क्या है? भील सेनापति पुंजा जी का चित्र बना हुआ था, जिसके हाथ में क्या है? भाला। ठीक है। अगर बात करें जो भील सेनापति पुंजा थे, ये किसके भील सेनापति थे? तो किसके सेनापति थे? महाराणा प्रताप के। किसके? महाराणा प्रताप के भील सेनापति। भील सेनापति किसके सेनापति? महाराणा प्रताप के। कौन थे? भील सेनापति पुंजा जी। इनके हाथ में क्या था? भाला। क्षत्रिय योद्धा की बात करें तो इसके हाथ में क्या था? तलवार। नीचे क्या लाइन लिखी हुई है? जो दृढ़ राखे धर्म को, तीही राखे सरकार, यानी जो अपने धर्म के प्रति अडिग रहता है उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी। इसके ऊपर क्या है? सूर्य। इसका जो चित्र है वो समझ में आया कि झंडे किस प्रकार का था? ये मेवाड़ का झंडा किस प्रकार का था? समझ में आया कुछ? ठीक है, ये इसकी शेप हो गई। इस साइड में होगा क्षत्रिय योद्धा, जिसके हाथ में क्या है? तलवार। इस बात में, इस साइड में बात करें तो भील सेनापति, जिसका नाम क्या है? पुंजा जी। इसके हाथ में क्या है? भाला। पुंजा जी किसके सेनापति थे? भील सेनापति, महाराणा प्रताप के सेनापति। तो इससे क्या पता चलता है? ये झंडा किस काल में बना? महाराणा प्रताप के काल में बना हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ये झंडा कब बना हुआ है? महाराणा प्रताप के काल में बना हुआ है। ठीक है, नीचे क्या लाइन लिखी हुई है? जो दृढ़ राखे धर्म को, तीही राखे सरकार। यहां तक समझ में हो गया? आगे बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? उत्पत्ति की बात करें इसका जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है? सूर्यवंशी। क्या है? सूर्यवंशी। यानी मेवाड़ के जो वंश थे, जो गुहिल वंश थे, उनको क्या माना गया? उनको माना गया सूर्यवंशी। क्या माना गया? सूर्यवंशी। कैसे माना गया सूर्यवंशी? एक तो अभी मैंने झंडा बढ़ाया था, इसके ऊपर किसका चिन्ह है? सूर्य का। उससे क्या माना गया? ये क्या? सूर्यवंशी। इसके बाद में बात करें तो इनको कहा जाता है हिंदुआ सूरज। क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुहिल वंश की। सिसोदिया।
गुहलोत और गुहद, इनकी बात करेंगे। इनको क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। तो एक तो इससे पता चल गया कि इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है, उससे क्या अंदाजा लगाया ये क्या है? सूर्यवंशी। आगे बात करें तो दूसरी चीजें क्या मिली इसकी कि इसके एक शासक थे, आगे बढ़ेंगे हम, बप्पा रावल या कालभोज। जब उसने सिक्के प्रचलित किए यानी मुद्रा का प्रचलन किया तो उन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण करवाया? सूर्य का चिन्ह, जिससे क्या पता चला कि ये क्या है? सूर्यवंशी। ठीक है, तो क्या पता चला? बप्पा रावल के सिक्कों पर उत्कीर्ण सूर्य। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे तो फर्स्ट बात होगी कि उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत है अबुल फजल। ये राजस्थान वाला अबुल फजल नहीं है, मोहम्मद में अच्छी है, कौन से वाला है? अकबर वाला। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो मेवाड़ शासक है, जो गुहिल वंश के शासक है, उनकी उत्पत्ति ईरान के नौशेखा आदिल से हुई है। यानी जो गुहिल वंश को बताया गया है कि क्या बताया गया है? जो ईरान के शासक है नौशेखा आदिल, इसकी संतानें बताया गया है, किसने बताया? अबुल फजल ने। क्या बताया? नौशेखा आदिल की संतानें, जो कहाँ का शासक है? ईरान का शासक था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बात करें तो राजस्थान के इतिहास के जनक, उन्होंने अपना मत क्या दिया, यानी कि बात किसकी करें हम? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने क्या बताया? ये सबको क्या बताते हैं? विदेशी। इन्होंने प्रतिहारों को क्या बताया? विदेशी। उसके बाद में बात करें तो चौहानों के क्या बताया? विदेशी। और अब मेवाड़ के इतिहास के कौन है? गुहिल वंश, उनको भी क्या बताया? विदेशी। इनका तो बहुत ईजी है याद करना, इन्होंने क्या बताया? विदेशी। इसके बाद में चौथा जो सिद्धांत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जो कि जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चौथा सिद्धांत कौन सा है? जैन ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? शत्रुंजय महात्म्य। उसने क्या बताया? एक शासक था किसका? वल्लभी नगर का, जिसका नाम क्या था? शिलादित्य। उसकी क्या है? उसके वंशज कौन है? गुहिल वंश के जो शासक है किसके वंशज है? शिलादित्य के। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार जैन ग्रंथ नाम क्या है? शत्रुंजय महात्म्य। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया वल्लभी नगर शासक, जिसका नाम क्या बताया? शिलादित्य। वल्लभी नगर शासक का नाम क्या है? शिलादित्य। वल्लभी नगर है, इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है इसकी? बड़नगर, या इसको क्या बोलते हैं? आनंद नगर। ये वल्लभी नगर कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। ठीक है, देखो इनके उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले जो उत्पत्ति का सिद्धांत आता है वो होता है सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी कैसे हैं? एक तो इनको क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। दूसरी बात करें तो इसके झंडे पे किसका चिन्ह उत्कीर्ण है? सूरज का। इसके बाद बात करें जो पप्पा रावल है, कालभोज है, उसने सिक्के चलाए थे, यानी मुद्रा थी उसका प्रचलन किसने शुरू किया था? बप्पा रावल या कालभोज ने। तो उसने क्या किया? सोने के सिक्के चलाए, तो इन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण करवाया? सूरज है उसका चिन्ह उत्कीर्ण करवाया था। इसके बाद में बात करें तो सेकंड सिद्धांत आता है अबुल फजल का। अबुल फजल ने क्या बोला? अबुल फजल ने बोला
कि जो मेवाड़ के शासक हैं वो ईरान के शासक जिसका नाम क्या है, नौसेका आदिल। क्या नाम है? नौसेका आदिल। उसकी क्या है? संतानें हैं। कौन? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक किसकी वंश की बात कर रहे हैं? गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, गहलोत वंश या गुहदत्त वंश। ये सारे वंश एक ही हैं। ठीक है, तो इन किसकी संतानें हैं? नौसेका आदिल, जो कहाँ का राजा था, कहाँ का शासक था? ईरान का। उसकी क्या है? संतानें। तीसरी बात करें तो राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इन्होंने प्रत्यार वंश, चौहान वंश, इनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई है? विदेशों से। यानी क्या बताया इनको? विदेशी बताया। तो जब मेवाड़ के इतिहास की बात आती है, गोहिल वंश की बात आती है, तो इनको भी क्या बता रखा है इन्होंने? विदेशी बता रखा है। चौथा जो सिद्धांत है सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यानी चौथा और पहला। ठीक है, चौथे की बात करें तो जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य। इसके अनुसार क्या बता रखा है कि गुजरात का एक नगर था, नगर का नाम क्या है? वल्लभी नगर। वल्लभी नगर राज्य था। ठीक है, उसके शासक थे शिलादित्य। उसके वंशज बता रखे हैं किसको? गुहिल वंश को। यहां तक समझ में है? उत्पत्ति के सिद्धांत, चारों सिद्धांत। पहला सिद्धांत सूर्यवंशी, कैसे पता चला? एक तो इनको क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज, ये याद कर लेना। इसको क्या बोला जाता है? मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज। दूसरी बात करें तो बप्पा रावल के सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण है? सूर्य का चिन्ह। तीसरी बात करें तो क्या है कि इसका जो झंडा है मेवाड़ का, जिस झंडा में देखा था हमने पिछली स्लाइड में, पिछली बार उसमें देखा था, तो उसके ऊपर ऊपर क्या बना हुआ था? सूर्य का चिन्ह। क्या बना हुआ था? सूर्य का चिन्ह। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या थे? सूर्यवंशी। इसके बाद में बात करें तो अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या बोला कि ईरान के जो नौसेक है, ईरान के नौसेका आदिल, ईरान के जो शासक थे उनका नाम क्या था? नौसेका आदिल। उसकी संतानें बताया गया है किसको? गुहिल वंश के शासकों को, सिसोदिया वंश के शासकों को, गहलोत या गुहदत्त वंश के शासकों को। चौथे सिद्धांत की बात करें तो चौथा सिद्धांत आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया कि जो गुहिल वंश है वो क्या है? विदेशी है। इसके बाद में बात करें तो जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य। इसके अनुसार क्या है? गुजरात का एक राज्य था, उसका नाम क्या है? गुजरात में स्थित एक राज्य था, उसका नाम क्या है? वल्लभी नगर। क्या नाम है? वल्लभी नगर। वर्तमान गुजरात की बात कर रहा हूँ, पहले क्या था? गुजरात नाम का कोई भी राज्य नहीं था, पहले सिर्फ वल्लभी नगर नाम का राज्य था। तो वल्लभी नगर का शासक कौन था? शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। तो उसकी संतानें और उसके वंशज किसको बता रखा है? गुहिल वंश को। यहां तक समझ में है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, आगे समझ में, आगे बात करते हैं। अब इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखते हैं। किसकी? गुहिल वंश की। गुहिल कैसे आया, शिलादित्य कौन था, वगैरह वगैरह सब कुछ देखते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? वीर सवान। क्या नाम था? वीर सवान। ये क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ये नाम क्या है? संस्कृत भाषा है, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और जो ये वीर सवान व्यक्ति था, इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? इसकी उत्पत्ति मानी गई है सूर्य से। किससे मानी गई है? सूर्य से। यानी वीर सवान क्या हुआ? सूर्यवंशी। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसके वंशज आए। वंशजों में नाम आता है दशरथ का। दशरथ, राजा दशरथ। कुछ याद है? केकई। ठीक है, वनवास किसको दिया था? श्री राम को, यानी श्री राम के पिता। किसके वंशज है? वीर सवान के, जो क्या थे? सूर्यवंशी। यानी दशरथ भी क्या हुए? सूर्यवंशी। ठीक है, इनके बाद में आए इनके पुत्र राम, श्री राम आए। ठीक है, श्री राम भी क्या हो गए? सूर्यवंशी। इसके बाद में श्री राम के दो पुत्र थे, कौन कौन से? लव और कुश। लव और कुश। कुश की बात करें तो कुश का 108वां वंशज,
कौन सा वंशज? 108वां वंशज। नाम क्या है? विजयभूप, 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 ठीक है, विजयभूप। ये भी क्या हो गया? सूर्यवंशी। इसके बारे में बात करें तो इसका छठवां वंशज, विजयभूप का छठवां वंशज, विजयभूप का छठवां वंशज, इसका नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। यहां से है शिलादित्य। शिलादित्य किस वंशज का है? श्री राम, दशरथ या वीर सुवन वंशज का, यानी सूर्यवंशी है। यहां से पता चल गया। आगे बात करें तो शिलादित्य, इन सब की राजधानी क्या है? दशरथ, श्री राम, लव कुश, विजयभूप, इन सब की राजधानी क्या थी? इन सब की राजधानी की बात करें तो राजधानी थी इनकी अयोध्या। क्या थी? अयोध्या। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी सबकी? अयोध्या। शिलादित्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अयोध्या। इसके बाद में इसको परिवर्तित करके किसको राजधानी बनाया? वल्लभी नगर, वल्लभी नगर। कहां से शिफ्ट हो गए? अयोध्या से शिफ्ट होके कहां आ गया? वल्लभी नगर में। यहां तक समझ में आया? वीर सवान नाम का एक व्यक्ति था। वीर सवान एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य, और इसकी उत्पत्ति किससे बताई गई है? इसकी उत्पत्ति बताई गई है सूर्य से। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसके वंशज कौन आते हैं? दशरथ। दशरथ के वंशज कौन आते हैं? श्री राम। श्री राम के वंशज यानी कि उनके बेटे कौन होते हैं? लव और कुश। जब कुश की बात करें तो कुश का 108वां वंशज वो कौन आता है? विजयभूप। विजयभूप का छठवां वंशज कौन आता है? शिलादित्य, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? जैन ग्रंथ में, जिसका नाम क्या है? शत्रुंजय महात्म्य में। इसकी पहले राजधानी क्या थी? अयोध्या। उसके बाद में क्या कर लिया इसने? वल्लभी नगर। यहां तक समझ में है? ठीक है, आगे बात करें तो गुजरात या वल्लभी नगर, वल्लभी नगर की बात कर लेते हैं। वल्लभी नगर के शासक कौन है? शासक कौन हो गए? शिलादित्य। यहां आ गया आबू, राजस्थान की बात कर ली। ठीक है, शिलादित्य घूमने गए आबू, इनको पसंद कौन आ गई? पुष्पावती। उससे क्या कर लिया? विवाह। तो जो आबू की राजकुमारी थी क्या नाम था? पुष्पावती। जो क्या थी? परमार राजकुमारी, परमार राजकुमारी। इसका रिश्ता क्या हो गया? विवाह। ठीक है, क्या हुई? शादी। अब ये कहां गई? वल्लभी नगर। इनके हुई वही 6 पुत्रियां। कितनी पुत्रियां? 6 पुत्रियां। तो सबको पता है पुत्र मोह रहता ही है, पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा था, अब तो फिर भी कम हो गया। तो उन्होंने पुत्र मोह के लिए क्या किया? जो परमार राजकुमार थी पुष्पावती, इसने क्या किया? यहां से कहां चली गई? आबू। आबू में क्या है? एक मंदिर है। ठीक है, मंदिर पे क्या मांगने चली गई? मन्नत। क्या मांगने गई? मन्नत। किसकी मन्नत? पुत्र मन्नत, कि भगवान मेरे पुत्र हो जाए। तो यहां से आए अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी यहां से आए। इन्होंने हमला कर दिया वल्लभ नगर में। ठीक है, क्या कर दिया? आक्रमण। और शिलादित्य की क्या कर दी? हत्या। तो आपको पता होगा कि जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो उसमें किसी स्त्री का जब पुरुष खत्म हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री क्या करती थी?
सती होती थी, उस समय क्या थी, सती प्रथा प्रचलित थी। तो अब किसको सती होना पड़ेगा, पुष्पावती को। किसको सती होना पड़ेगा, पुष्पावती को। पर ये क्या है, गर्भवती है, ठीक है। तो पहले एक रूल था कि जो स्त्री गर्भवती होगी वो कभी भी सती नहीं होगी, ठीक है, यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो सती होगी। तो ये आ गई। और वहां पहले पुराने जमाने में एक नियम और था कि जब पति खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्त्री अपने पीहर यानी अपने पिता के घर नहीं रहेगी। तो ये कहाँ गई, यहां से चल के आ गई वीरनगर। कहाँ आ गई, वीरनगर। अब ये कहाँ गई पुष्पावती, वीरनगर। यहां पर रहने लगी है कमलावती, कमलावती ब्राह्मणी के साथ में, कमलावती ब्राह्मणी के साथ में। इसने एक पुत्र को जन्म दिया, किसने, पुष्पावती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद ये क्या हो गई, पुष्पावती सती हो गई। अब इसका लालन पालन किसने किया, कमलावती ने लालन पालन। इसको छुपा के कहां पे रखा, गुफा में। कहां रखा, गुफा में। तो इस पुत्र का, इस जो बच्चा था इसका नाम क्या पड़ गया, गुहिल। ये निकल के आ गया गुहिल वंश का संस्थापक। क्या नाम आया, गुहिल। जैसे ये बड़ा हुआ तो कमलावती ने बताया कि तुम्हारी जो माता थी पुष्पावती वो परमार राजकुमारी थी, कहाँ की, आबू की। तुम्हारे पिता शिलादित्य थे जो वल्लभी नगर के शासक थे, जिनको किसने मार दिया, अरब आक्रमणकारियों ने। तो इसने क्या किया, इसने ठाना कि मैं अरब आक्रमणकारियों को मार दूंगा। जब ये आक्रमण करने के लिए आया तो यहाँ पर क्या, अरब आक्रमणकारी वापस जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे, अपने राज्य में। इसके बाद में ये कहाँ आया, ये आया मेवाड़ के अंदर। अब बात करते हैं मेवाड़ की। कहाँ आया, मेवाड़ में। किसको लेके आया साथ में, भीलों को। किसको लेके आया, भीलों को। भीलों को इसने क्या बोला कि मेरे जो भी वंशज होंगे वो आपसे क्या नहीं लेंगे, कर नहीं लेंगे कभी भी। और आप मेरी क्या करो, जो मेवाड़ राज्य है इसको स्थापित करने में या इसकी स्थापना करने में मेरा सहयोग करो। तो भीलों ने क्या किया, इसका सहयोग किया। और इसने क्या बोला कि मेरे जो वंशज आपसे क्या नहीं लेंगे, कर नहीं लेंगे, ठीक है। तो किसकी स्थापना होगी, मेवाड़ की स्थापना। यहां तक समझ में आया, किसकी स्थापना होगी, मेवाड़ की स्थापना। कौन निकल के आया, गुहिल। अब बात करते हैं गुहिल के, किसके, गुहिल के, ठीक है, समझ में आया। राजा गुहिल या गोहलोत या गुहदत्त, इसी के नाम है। सिसोदिया नाम कैसे है वंश का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसी के नाम पे इस वंश का नाम क्या पड़ गया, गुहिल वंश, गुहलोत वंश और गुहदत्त वंश। तो ये क्या है, इस वंश के क्या है, संस्थापक। जो किसी वंश के संस्थापक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका मूल पुरुष। और उसको क्या बोला जाता है, आदि पुरुष, आदि पुरुष। समझ में है। गुहिल वंश के संस्थापक कौन हो गए, राजा गुहिल, गुहलोत या गुहदत्त। इनके आगे वंश लगा देंगे तो वंश हो जाएगा, गुहिल वंश, गुहलोत वंश और गुहदत्त वंश। और एक नाम क्या है, इसका उपनाम सिसोदिया वंश, ठीक है। वो कैसे पड़ा सिसोदिया नाम, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तीनों नाम इसी के नाम पे पड़े हैं, किसके, राजा गुहिल के नाम पे, इस वंश के। तो ये क्या हो गए, इसके संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष। आगे बात करें तो इसने स्थापना कब की, 566 ईस्वी में। कब की, 566 ईस्वी में। इनके पिता की बात करें, पिता कौन थे, शिलादित्य।
शिलादित्य। कौन थे? वल्लभी नगर शासक। ठीक है। इसके बाद में बात करें इनकी माता की। माता कौन थी? पुष्पावती, जो क्या थी? परमार राजकुमारी। परमार राजकुमारी। ठीक है, क्या हो गया? परमार राजकुमारी। इसके बाद में बात करें तो लालन पालन। इनका लालन पालन किसने किया? वो क्या था? कमलावती ने। कमलावती ब्राह्मणी ने। यहां तक समझ में आया? राजा गोहिल के बारे में समझ में आया? ये क्या है? गोहिल वंश के क्या है? संस्थापक है, आदि पुरुष है या मूल पुरुष है। इसके बाद में बात करते हैं इसने स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? शिलादित्य, जो क्या थे? वल्लभी नगर शासक। इसके बाद करें माता की। माता का नाम क्या है? पुष्पावती, क्या थी? परमार राजकुमारी। लालन पालन किसने किया? कमलावती ब्राह्मणी ने। कब की स्थापना? 566 ईस्वी में। संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है? राजा गोहिल। यहां तक समझ में आया राजा गोहिल का। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटी सी चीज देख लेते हैं बीच के अंदर कि जो गोहिल वंश था, ठीक है, कौन सा वंश? गोहिल वंश। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, स्वतंत्रता के समय जो राजस्थान में रियासतें थी, कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो जो गोहिल वंश था वो कितनी रियासतों पर फैला हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं अपन? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय की, तो कितनी रियासतों पे फैला हुआ था? 4 पे। पहला उदयपुर, या जिसको क्या बोलते हैं अपन? मेवाड़। पहला उदयपुर या मेवाड़। सेकंड की बात करें तो सेकंड प्रतापगढ़। तीसरी रियासत की बात करें तो तीसरी रियासत आती है बांसवाड़ा। चौथी रियासत डूंगरपुर। यानी जो गोहिल वंश था, गोहिल वंश का शासन, गोहिल वंश का शासन, ये क्या है? ये सब रियासत है। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, यानी 1947 की बात कर रहे हैं। यानी जब टूट फूट हो गई थी और उसके बाद में टूट फूट नहीं हुई, ऐसे कैसे इनका क्या हुआ? गठन हुआ या एक जगह ही एकत्रित हुई। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन चारों पे क्या था? जो गोहिल वंश का था उनका शासन था। जो मेवाड़ या उदयपुर के जो शासक थे, इनकी उपाधियां क्या थी? इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधियां थी महाराणा, जैसे महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और रावल। दूसरी उपाधि की बात करें तो रावल, जैसे रावल रतन सिंह, रावल सेन सिंह। ठीक है, आगे बात करें तो इन दो जो तीनों रियासत है, इनके जो शासक थे गोहिल वंश के, उनकी उपाधियां क्या थी? उनकी उपाधियां थी महारावल। क्या उपाधियां थी? महारावल। ठीक है, छोटी सी चीज थी, मैंने सोचा यही बता देते हैं कि जो गोहिल वंश था उसका शासन वर्तमान समय में बात करें, वर्तमान से जैसे पहले 1947 की बात करें तो उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 जो थे ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 रियासतों में से कितनी रियासतों पर गोहिल वंश ने शासन किया था? तो वो किया था 4 रियासतों पे। रियासतों का नाम क्या है? उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जो उदयपुर जो रियासत थी, इस पे जिसे गोहिल वंश के शासकों ने शासन किया, उनकी उपाधियां क्या थी? महाराणा या महारावल। ठीक है, महाराणा या महारावल। महाराणा को क्या बोलते थे? सिसोदिया। ठीक है, और जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर रियासत थी, इन पे जो गोहिल वंश के शासकों ने
शासन किया, उनकी जो उपाधियां थी वो उपाधि क्या थी, महाराजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक छोटा सा टॉपिक था, ध्यान रख लेना, पता नहीं कब पूछा चल जाए। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा राजा गोहिल, किसको पढ़ा, राजा गोहिल। उसके बाद में आया राजा भोज, उसके बाद में आए कई शासक। हम बात कर रहे हैं किसके, महेंद्र सेकंड की। किसकी, महेंद्र सेकंड की। जैसे शिलादित्य है, महेंद्र फर्स्ट आया, ठीक है, राजा भोज आया, और भी बहुत सारे शासक हैं। तो हम बात करें महेंद्र सेकंड की। जब गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे, तो राजा गोहिल। उन्होंने जब मेवाड़ की स्थापना की थी, यानी मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी, तो उस समय उनकी मदद किसने की थी, भीलों ने। किस शर्त पे की थी, कि मेरे कोई भी वंशज आपसे जिंदगी भर कभी भी कर नहीं लेंगे। महेंद्र सेकंड ने क्या किया, भीलों को प्रताड़ित किया, उनको टॉर्चर किया, ठीक है, उनको कष्ट दिए, और उनसे क्या वसूल किया, कर वसूल किया। जिससे भील क्या आ गए, गुस्से में आ गए। क्या आ गए, भील गुस्से में आ गए। क्या आ गए, भील गुस्से में आ गए, भील गुस्से में आ गए। और उन्होंने क्या कर दी, महेंद्र सेकंड की हत्या, महेंद्र सेकंड की हत्या। महेंद्र सेकंड के बाद में इनके पुत्र है बप्पा रावल या कालभोज। कौन है बप्पा रावल या कालभोज। तो ये क्या है, भील उनको भी मारना चाहते थे, किसको, बप्पा रावल या कालभोज को। तो उन्होंने क्या किया, एक ऋषि थे उस समय, हारित ऋषि, जिनका नाम क्या था, हारित, ठीक है, हारित ऋषि थे। उनकी क्या है, गाय चराने लग गए। कौन, बप्पा रावल। किसकी, हारित ऋषि की गाय चराने लग गए। कौन, बप्पा रावल, ठीक है। एक किससे बचने के लिए, भीलों से बचने के लिए, क्योंकि भील क्या है, उनकी भी हत्या करना चाहते थे। यहां तक समझ में। महेंद्र सेकंड, भील आ गए गुस्से में, तो उन्होंने कर दी हत्या, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आ रहे हैं इसके वास्तविक संस्थापक, किसके, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। नाम क्या, बप्पा रावल या कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज, बप्पा रावल या कालभोज। इनकी बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये है प्रथम ताकतवर या शक्तिशाली राजा। शक्तिशाली राजा किसके थे, गोहिल वंश के प्रथम शक्तिशाली या ताकतवर राजा थे। इसके बाद में बात करें तो ये क्या थे, ये महेंद्र सेकंड के पुत्र व उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। मैंने आपको बताया कि ये हारित ऋषि की क्या चराया करते थे, गाय चराया करते थे। किस कारण, भील इनकी हत्या ना कर दे, उसके डर से क्या करते थे, गाय चराते थे। तो किसकी चराते थे, हारित ऋषि की, हारित ऋषि की गाय चराया करते थे। इनको एक उपाधि मिली, उपाधि का नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है, बप्पा रावल। किसने दी, हारित ऋषि ने। किसने दी बप्पा रावल उपाधि, हारित ऋषि ने। क्यों दी, अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षा के कारण।
ठीक है, यहाँ तक देखते एक बार। बप्पा रावल कालभोज की बात करें तो ये क्या है, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक है। क्यों है कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, प्रथम ताकतवर और शक्तिशाली राजा। इसके बाद बात करें तो महेंद्र सेकंड के पुत्र व उत्तराधिकारी। हारित ऋषि के क्या करते थे, गाय चराते थे। इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि है बप्पा रावल किसने दी थी, हारित ऋषि ने। क्यों दी थी, जब अरब आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे तो उनको हराकर किसकी सुरक्षा की थी, हारित ऋषि की। तो इसलिए खुश होकर उन्होंने क्या किया, इसको बप्पा रावल की उपाधि प्रदान कर दी। आगे बात करें, यहां तक समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति कहां पर है, पाली में। कब लिखी गई, 1439 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। रणकपुर प्रशस्ति कहां पर है, पाली में। कब लिखी थी, 1439 में। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज व बप्पा रावल, कालभोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। अलग अलग बताया गया। रणक प्रशस्ति की बात करें तो इसके शिल्पी कौन थे, शिल्पी की बात करें यानी इनको लिखने वाले कौन थे, तो इसको लिखने वाले थे देपाक। क्या नाम था उनका, देपाक। ये भी याद रखना। आगे बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन कौन से 2 मंदिर, पहला मंदिर का नाम आता है एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर, एकलिंगनाथ महादेव। दूसरे मंदिर की बात करें, दूसरे मंदिर का नाम आता है सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर। ठीक है, जब एकलिंगनाथ महादेव के मंदिर की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये कहां स्थित है, ये स्थित है कैलाशपुरी। कहां, कैलाशपुरी। और जो सास बहू का वो नागदा में। और ये दोनों ही जगह कहां पर है, उदयपुर में। समझ में, दोनों ही जगह कहां पर है, उदयपुर में। यहां तक समझ में आ गया, एकलिंगनाथ महादेव। अब बात करें तो जो एकलिंगनाथ महादेव मंदिर है, जो महादेव है वो क्या है, जो गुहिल वंश है, क्या गुहिल वंश, उसके कुल देवता है। क्या है, कुल देवता। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कुल देवता कौन है, एकलिंगनाथ महादेव। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने। दूसरा मंदिर है सास बहू का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने। कहां पर स्थित है सास बहू का मंदिर, नागदा उदयपुर। जब एकलिंगनाथ महादेव के मंदिर की बात करें तो कहाँ स्थित है, कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में। इससे पहले बात करें तो रणकपुर प्रशस्ति में क्या बताया गया, कालभोज और मालभोज को क्या बताया गया, कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया। इसके जो शिल्पी थे वो कौन थे, देपाक। काल जो रणकपुर प्रशस्ति है वो कहाँ से मिली है, पाली से। इसका जो लिखने का कार्य है वो कब किया गया, 1439 ईस्वी में। ठीक है, इतना समझ में। आगे बात करते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी कैसे बनाया। जो बप्पा रावल थे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नागदा को। किसको बनाया अपनी राजधानी, नागदा को। समझ में, यहां तक हो गया। बप्पा रावल, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया।
रणकपुर प्रशस्ति कहाँ से मिली है? पाली से। इसका जो लिखने का कार्य है या फिर कब लिखी गई है? 1439 में। इसके बाद में बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकलिंगनाथ महादेव मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। उसकी स्थापना निर्माण करवाया। उसके बाद में सास बहू का मंदिर जो कहाँ स्थित है? नागदा में, उसका निर्माण करवाया। इसके बाद में इसमें इन्होंने राजधानी किसको बनाई? नागदा को। जो एकलिंगनाथ महादेव है वो क्या है? गोहिल वंश के कुल देवता। यहां तक समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, ठीक है। इनकी एक चीज यहीं पे देख लेते हैं, इन्होंने और क्या किया? इन्होंने मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। मुद्रा प्रचलन शुरू किया, जिस पर किसका चिन्ह था? सूर्य का, सूर्य चिन्ह। मुद्रा प्रचलन की बात करें तो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। उन पे किसका चिन्ह था? सूर्य के चिन्ह, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है ये क्या है? सूर्यवंशी। समझ में आया यहां तक सारा? ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने बप्पा रावल से क्या लिया? आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेके क्या किया? चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़गढ़ का क्या है? जीत लिया। चित्तौड़गढ़ का क्या किया? जीत लिया, ठीक है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो यहाँ कौन होगी? बप्पा रावल। आशीर्वाद लेके तैयार। किसका आशीर्वाद लिया? सारे तीसरी का। कहाँ आक्रमण कर दिया? आक्रमण कहाँ पर कर दिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और क्या हुआ इसमें? बप्पा रावल की क्या हुई? जीत। क्या हुई? बप्पा रावल की जीत, ठीक है। यहां तक समझ गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। चित्रकूट पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? चित्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चित्रगुप्त मौर्य ने। इसका जो जब ये बप्पा रावल ने आक्रमण किया तब यहाँ पे कौन सा मौर्य शासक था? मान मौर्य। कौन सा मौर्य? मान मौर्य। जिसने किसका कौन सी प्रशस्ति या शिलालेख लिखवाया था? मानमोरी शिलालेख। यहाँ पे क्या किया इसने? डायरेक्ट आक्रमण इसके ऊपर किया, इसके ऊपर किया और जीत गया। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पे पहली बार किसने अपना झंडा फहराया? कौन से जो मेवाड़ के जो इतिहास है, जब गुहिल वंश पढ़ रहे हैं तो कौन से गुहिल वंश के शासक ने झंडा फहराया? वो उसका क्या नाम है? बप्पा रावल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बप्पा रावल के बारे में एक चीज और है कि ये 35 हाथ की धोती, 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ का दुपट्टा, 16 हाथ का दुपट्टा और 35 मन का खड़ग हाथ में लेके चलते थे, ठीक है। इनकी धोती कितने हाथ की थी? 35 हाथ की। इनका जो दुपट्टा था कितने हाथ का था? 16 हाथ का। 35 मन अपने ही नहीं आता, एक मन में कितना किलो होता है? 40 किलो। तो ये क्या है? 35 इंटू 40, इतने किलो का क्या है? खड़ग हाथ में लेके चलते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? बप्पा रावल ने किस पे आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पे।
कि जब हिस्ट्री देखते हैं तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चित्रकूट पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया, चित्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद में कौन शासक बना, मान मौर्य। मान मौर्य पर किसने आक्रमण किया, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने आक्रमण करके मान मौर्य को क्या है, हरा दिया और किस पे अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। जो गुहिल वंश है उनका प्रथम शासक है कौन, बप्पा रावल, जिसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण करके उसे जीत लिया है। ठीक है, पहला शासक चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने वाला किसका, गुहिल वंश का। यहां तक हो गया, ठीक है। इसकी मृत्यु कहां पर हुई, इसकी मृत्यु हुई है नागदा में। कहा, नागदा में। ठीक है, नागदा में क्या बनी हुई है, बप्पा रावल की छत्रियां। बप्पा रावल की छत्रियां, बप्पा रावल की छत्रियां कहां पर है, नागदा में। ठीक है, नागदा कहां है, उदयपुर में। नागदा को राजधानी किसने बनाया, बप्पा रावल ने बनाया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब पढ़ते हैं अगला शासक इसका, कौन, अल्लट। पहले इंटरनेशनल मैरिज करने वाला बंदा गुहिल वंश का कौन है, अल्लट। ठीक है, अब बात करते हैं अल्लट की। पहले इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। उपाधि की बात करें तो इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की, इसने एक उपाधि धारण की, क्या, आलू रावल की। ठीक है, कौन सी उपाधि, आलू रावल की। इसके बाद में बात करें तो इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, नौकरशाही का प्रचलन किसने शुरू किया, अल्लट ने। इससे पहले हमने देखा था कि बप्पा रावल ने क्या किया था, सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, नौकरशाही का प्रचलन किसने शुरू किया, अल्लट ने। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजधानी की बात करें, बप्पा रावल ने बनाया था नागदा को, अल्लट ने किसको बनाया, आहड़ को। किसको बनाया, आहड़ को, जो कहाँ स्थित है, उदयपुर में। आहड़ शब्द का नाहर याद है कि आहड़ बेड़क नदी के किनारे, उदयपुर। तो राजधानी क्या होगी, आहड़ को बना लिया। इसके बाद बात करें तो इसकी शादी की बात करते हैं, इंटरनेशनल मैरिज की बात करते हैं। इसने कहाँ की राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ठीक है, इस शादी की बात करें तो राजस्थान की प्रथम अंतरराष्ट्रीय शादी थी। यह है राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विवाह था। यहाँ तक समझ आएगा। इसने शादी किससे की, हूण राजकुमारी हरिया देवी से। हूण राजकुमारी हरिया देवी से, जो क्या है, राजस्थान की फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, किसका, अल्लट और हरिया देवी का। इसने राजधानी किसको बनाया, आहड़ को। इससे पहले कौन सी राजधानी थी, नागदा। आहड़ कौन सी राजधानी बनी, सेकंड, यानी द्वितीय राजधानी मेवाड़ की क्या बनी, आहड़। पहली कौन बनी थी, नागदा। ठीक है, और तीसरी कौन बनेगी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये दूसरी कौन सी है, आहड़। इसकी उपाधियों की बात करें तो उपाधियां कौन कौन सी है, आलू बरा। कौन सी, आलू बरा।
इसने राजस्थान में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन शुरू किया। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन सी? ये तो एक नौकरशाही, ठीक है। एक बात करें तो इसकी राजधानी, ये कौन सी राजधानी है? ये सेकंड मेवाड़ की, ठीक है। पहली कौन सी थी? नागदा। इसने नागदा को चेंज करके किसको बनाया? आहड़ को। वैसे सेकंड नहीं है, अब नागदा राजधानी नहीं है, अब राजधानी कौन सी है? आहड़। पर पहले कौन सी बनी थी? नागदा। उसके बाद नागदा को चेंज करके इसने किसको बनाया? आहड़ ने, ठीक है। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया? विवाह। यह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। इनकी उपाधि आलू रावल की, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसने आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मंदिर कौन से है? जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर, माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आहड़ ने। कहां पर करवाया? आहड़ में। ये याद रखना, कहां पर है? आहड़ में। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। आहड़ को राजधानी किसने बनाया? आहड़ ने। आहड़ की उपाधि की बात करें तो उपाधि क्या है? आलू रावल। इसके बाद बात करें तो नौकरशाही का प्रचलन किसने शुरू किया? आहड़ ने। इसके बाद बात करें तो राजधानी किसको बनाई इसने? आहड़ को। इसने हूण राजकुमारी, जिसका नाम क्या है? हरिया देवी से विवाह किया, जो क्या है? राजस्थान का फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका? राजस्थान का पहला। किस किस का? आहड़ और हरिया देवी का। यहां तक समझ में आया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले शासक की। अगला शासक का नाम है रण सिंह, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कोई भी जरूरी नहीं है, बस ये देख लो। इसके क्या है? दो पुत्र हैं। पहले का नाम क्या है? सेम सिंह, सेम सिंह। दूसरे का नाम राहत। यहां से क्या? मेवाड़ का जो गोहिल वंश था वो दो भागों में बढ़ गया। सेम सिंह, इसके जो बात करें वंशज या इनके बेटे, बेटे के बेटे, जो इसकी पीढ़ी है, उनकी उपाधि क्या रही? रावल। क्या रही? रावल। और जो राहत की है, इनकी क्या रही? महाराणा। क्या रही? महाराणा। ये क्या है? मेवाड़ छोड़ के चले गए। और इसने कौन से गांव की स्थापना की? सिसोदा गांव की, सिसोदा गांव की, ठीक है। मेवाड़ पे अधिकार किसका रह गया? सेम सिंह का। सेम सिंह की बात करें तो इसके दो पुत्र थे। एक का नाम सामंत सिंह और दूसरे की बात करें तो दूसरे का कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह, ठीक है। सामंत सिंह पे आक्रमण किया, नाडोल के शासक कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल ने। जब हमने जालोर के चौहान पढ़ा था, नाडोल के चौहान पढ़ा था, उसमें देखा था कीर्तिपाल ने किस पे आक्रमण किया? सामंत सिंह ने। कब किया था? 1177 ईस्वी में। क्या किया? आक्रमण। तो सामंत सिंह क्या हुआ? इसमें हार गया। क्या हुआ? हार गया। अपने भाई सामंत सिंह के बदला लेने के लिए कुमार सिंह ने क्या किया? कीर्तिपाल पर आक्रमण। क्या किया? आक्रमण। और कुमार सिंह की क्या हुई? जीत हो गई, जिससे कीर्तिपाल कहां चला गया था? नाडोल से जालोर। और जालोर में 1181 ईस्वी में क्या की थी? जालोर के चौहान की स्थापना। समझ में आया यहां तक? अगला शासक कौन था? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र हुए, सेम सिंह
और राहत चला गया सिसोदिया गांव की इसने स्थापना की। ठीक है, सिसोदिया गांव इसने बसाया। सेन सिंह ने क्या किया, जो सेन सिंह थे इसके दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। जो भी सेन सिंह के जो वंशज थे उनको क्या बोला गया, उनको क्या उपाधि मिली, रावल की। और जो राहत के या सिसोदिया गांव के जो थे उनको क्या उपाधि मिली, महाराणा। ठीक है, जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा आगे देखेंगे, वो इसी के थे, राहत के वंशज। ठीक है, तो सामंत सिंह पे क्या किया, कीर्तिपाल जो कहाँ का शासक था, नाडोल का जो चौहान था कीर्तिपाल, इसने 1177 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया किस पे, सामंत सिंह पे। और सामंत सिंह को क्या किया, हरा दिया। इसके बाद अपने भाई सामंत सिंह का बदला लेने के लिए कौन है, कुमार सिंह ने किस पे आक्रमण किया, कीर्तिपाल पे। और कीर्तिपाल को क्या किया, हरा दिया। ठीक है, कीर्तिपाल को क्या किया, हरा दिया। यहां तक समझ में आया, कीर्तिपाल को क्या किया, हरा दिया। ठीक है, और कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में क्या किया, जालोर के चौहान की स्थापना की। यहां तक समझ में आया। ठीक है, आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई है पर समझ में आया इतना। अब हम पढ़ेंगे कल क्या, रावल जैत्र सिंह। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे लाका लुका, सिसोदिया उसोदिया सब देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।